हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट में हमने देखा कुछ होते हैं इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जो कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक करते हैं। हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए जरूरी है कि यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जैसे कि पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जिसका मतलब होगा या तो वहां पॉजिटिव चार्ज है या तो उनके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल हैं जहां पे वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, या वैकेंट p ऑर्बिटल्स हैं उससे भी काम चलेगा। यहां एक बार ध्यान से देखिए Na+, क्या Na+ इलेक्ट्रोफाइल है? Na+ के पास पॉजिटिव चार्ज है। क्या Na+ के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके बावजूद Na+ इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम का हमेशा से यही मन था कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करूं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लूं। नाउ दैट सोडियम हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड टू Na+, अब Na+ का इलेक्ट्रॉन गेन करने का, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने का या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने का कोई भी टेंडेंसी नहीं है। Na+ वापस से इलेक्ट्रॉन गेन करके Na नहीं बनने जा रहा, इसीलिए Na+ इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला जो हमें बात करना है वो है न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग और ऐसी स्पीशीज अटैक करती हैं वहां पे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा हो। तो देखा जाए न्यूक्लियोफाइल क्या है। सो न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। अगला, इट अटैक्स रीजन ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। जहां भी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो या कंपैरेटिवली लो निगेटिव चार्ज डेंसिटी हो, यहां मेरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है। अगेन, एनी reagent is said to be nucleophile on behalf of one of its atom which is electron efficient, and this atom is called nucleophilic center। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। आगे देखा जाए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के बारे में बात की जाए, सो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इज जनरली निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इट इज जनरली निगेटिवली चार्ज, समटाइम्स न्यूट्रल बट नेवर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर या तो निगेटिवली चार्ज होगा, न्यूट्रल भी होगा तो भी काम चल जाएगा, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो, लेकिन कभी भी पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्ट क्यों होगा? वो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्यों चाहेगा? ठीक है,
एग्जाम्पल लिया जाए तो कुछ निगेटिवली चार्ज जैसे कि NH2 माइनस, ठीक है, और उसका कॉन्जुगेट एसिड हम लोग NH3 भी ले सकते हैं, OH माइनस और उसका कॉन्जुगेट एसिड वाटर Br माइनस Cl माइनस, ये भी हो सकते हैं। तो ये निगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं और ये न्यूट्रल स्पीशीज हैं। न्यूट्रल स्पीशीज के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, और निगेटिव चार्ज का तो मतलब ही है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो NH2 माइनस के पास इनफैक्ट 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, OH माइनस के पास तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। Br माइनस हैज, ठीक है, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखा जाए टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल की कितने टाइप्स हैं? कैटेगरी 1 इज ऑल निगेटिवली चार्ज स्पीशीज एंड स्पीशीज विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो हमने पहले देखा था। NH2 माइनस, अमोनिया, OH माइनस, वाटर, OR माइनस एंड ROH एल्कोहल, ठीक है। CH3COO माइनस, एसीटेट आयन एंड एसिटिक एसिड, X माइनस, H माइनस। CH3 माइनस, ध्यान दीजिएगा कि CH4 न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड पेयर हैं, एक भी आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो CH4 के पास, यहाँ कार्बन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं और इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। तो ये हो गया कैटेगरी 1। सेकेंड कैटेगरी देखा जाए, सेकेंड कैटेगरी इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको कहते हैं? वो कंपाउंड जिनमें कार्बन का बॉन्डिंग मेटल के साथ हो, ठीक है। तो कार्बन के कंपैरिजन में मेटल बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इसीलिए इस कार्बन मेटल बॉन्ड में कंसिडरेबल आयोनिक कैरेक्टर होगा। इसको हम सोच सकते हैं ये मेटल पे प्लस और कार्बन पे माइनस जैसा है, ठीक है। अगर हम आयोनिक कैरेक्टर की बात करें तो RLi में, ऑर्गेनोलिथियम में मेटेलिक कैरेक्टर कहीं ज्यादा होगा RMgx ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, R2CD से, और सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर मुझे देखने को मिलेगा इस एंड पे गिलमैन रिएजेंट में और R2Zn में, ठीक है। मरकरी वगैरह के साथ बनता है अगर ऑर्गेनोमेटेलिक तो उसमें और भी कम आयोनिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। नॉनदलेस ये RLi कैन बी written as R minus Li plus and this can be written as R minus, Mg पे +2 है, X पे -1 है, और मैं चाहूं तो इन दोनों को न लिख के सीधे लिख सकता हूं Mgx प्लस, ठीक है। तो RLi ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R2CD, ये सब के सब सोर्स हैं किसके? सोर्स ऑफ R माइनस है ये, ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये कार्बन sp3 भी हो सकता है और ये कार्बन sp कार्बन भी हो सकता है। आप इसको ऐसा देखें, ठीक है। अगला कैटेगरी बात किया जाए न्यूक्लियोफाइल का, तो दिस इज पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप्स। पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप्स को हमने इलेक्ट्रोफाइल के कैटेगरी में भी पढ़ा था। देखिए, अगर किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन में अगर मैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूं तो ये जो O- है, दिस एंड विल एक्ट एज न्यूक्लियोफिलिक एंड while C plus will act as electrophilic end, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रहे थे तो हमने फोकस कहाँ किया था? इस कार्बन पे जिसपे पार्शियल पॉजिटिव है। अगर मुझे न्यूक्लियोफाइल की तरह इसको देखना है तो मुझे फोकस कहाँ करना चाहिए? O- पे। सिमिलरली अगर मैं नाइट्राइल को देखूं तो यहां भी मैं सोच सकता हूं कि ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच का पाई बॉन्ड
टूट जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। सो दिस कैन बी रिटन एज C प्लस एंड N माइनस, ठीक है। और यहाँ ये जो N माइनस एंड है, दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफिलिक एंड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये पाई बॉन्ड sp कार्बन और sp नाइट्रोजन के बीच में है। कभी गलती से ये मत सोच लीजिएगा कि sp कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो 3.2 होता है जबकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, लेकिन किस नाइट्रोजन का? sp3 नाइट्रोजन का, ठीक है। जैसे कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन बदलने के साथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेंज हो जाता है, या हम ये कहें कि sp3 कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 से बढ़ के sp कार्बन का 3.2 हो जाता है, वैसे ही sp3 कार्बन जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है, जब ये sp होगा तो इसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो बढ़ गया होगा, 3 से ज्यादा हो गया होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में मत लाइएगा, ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि ये पाई बॉन्ड कार्बन की तरफ तोड़ दें, ठीक है। अगला कैटेगरी देखा जाए। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कंपाउंड्स विथ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसे कंपाउंड जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। आप देखिए एल्कीन में ये पाई बॉन्ड, दिस इज फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स। इनके बीच जो लेटरल ओवरलैप है, इससे ये पाई बॉन्ड बना है। और ऐसा लेटरल ओवरलैप से बनने वाला पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में एक कमजोर बॉन्ड होगा। ऐसा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉलिक्यूल के, ठीक है, प्लेन के ऊपर और नीचे रहेगा, ठीक है। और ये कमजोर पाई बॉन्ड लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यानी बेसिकली एल्कीन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सोर्स है, ये खुद न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? वो इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? वो न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। या हम ये कहें कि दोनों आपस में एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। खैर यहां देखा जाए तो लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और ऐसी स्पीशीज जिनके पास लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, ठीक है। अब कुछ और स्पीशीज जिनके बारे में चर्चा करना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस किसी स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल नहीं बना देगा। यहां देखिए CH2 डबल डॉट या CCl2 डबल डॉट, ये कार्बीन स्पीशीज, इनको गलती से न्यूक्लियोफाइल मत समझ लीजिएगा। क्यों आप ऐसा नहीं कर सकते? क्योंकि इस कार्बन को देखो, क्या इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है? क्या यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है? अगर यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं, ठीक है। अगला हम लोग इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझा जाए न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस के बीच में। जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड के बीच में अंतर समझा था, वैसे ही जरूरी है कि हम न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस के बीच में अंतर समझें।
पहला डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है कार्बन पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे, जबकि लुईस बेस अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, ठीक है। आप अगर समझें तो न्यूक्लियोफाइल को भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है, और लुईस बेस, ठीक है, इट इज ऑल्सो डोनर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियोफाइल को भी अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, डोनेट करना है, और लुईस बेस को भी यही काम करना है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है कहाँ, कार्बन पे, जबकि लुईस बेस को कहाँ करना है, हाइड्रोजन पे। दूसरी बात की जाए तो वो ये है कि न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ये एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है। काइनेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कितना जल्दी, काइनेटिक लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, हाउ फास्ट। तो न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी मेजर है कि कितना जल्दी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल के पास से। इसके अगेंस्ट लुईस बेस, ठीक है, लुईस बेस को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करना है, लेकिन साथ ही साथ लुईस बेस को एक मजबूत बॉन्ड बनाना है। सो बेस स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ ये डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पे, जिसका मतलब होगा हाउ मच, और हाउ मच हमेशा फंक्शन होगा कि लुईस बेस और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड ये कितना मजबूत है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि ये जो बॉन्ड बन रहा है लुईस बेस और हाइड्रोजन के बीच में, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। अगर ये मजबूत बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब लुईस बेस स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगली बात की जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, इसमें जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना है उसके अबाउट क्या कॉन्फ़िगरेशन है। अगर लेट से ये कार्बन एक sp3 कार्बन है, तो आगे चल के हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा बैक साइड से होगा लीविंग ग्रुप के, ठीक है। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेरिक फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ओरिएंटेशन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल एकदम सोच समझ के जाता है कि इस कार्बन पे जिस पे मुझे अटैक करना है वहां कैसे अटैक करें। इसके अगेंस्ट लुईस बेस, इसको अटैक किस पे करना है, हाइड्रोजन पे, ठीक है। आप देखिए जब कार्बन पे अटैक हो रहा है तो ये कार्बन अपना ऑलरेडी 3 या 4 बॉन्ड बना के बैठा होगा, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड या 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बना के बैठा होगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट जो आपका लुईस बेस है इसको अटैक करना है हाइड्रोजन पे, और हाइड्रोजन एटमोस्ट एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो लुईस बेस को इतना सोचना नहीं पड़ता कि हाइड्रोजन पे किस ओरिएंटेशन से हम अटैक करें। यही वजह है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेरिक फैक्टर्स, ठीक है, और सॉल्वेंट, जबकि कंपैरेटिवली लुईस बेस का स्ट्रेंथ स्टेरिक फैक्टर्स और सॉल्वेंट पे कम डिपेंड होता है। ऐसा नहीं है कि डिपेंड नहीं होता, ठीक है। आपने
जब बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे तो आपने SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIP स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि लुईस बेस का स्ट्रेंथ स्टेरिक फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, हम कह रहे हैं कि ये कम इफेक्ट होता है। बेसिक स्ट्रेंथ कम इफेक्ट होता है स्टेरिक फैक्टर से, जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा इफेक्ट होती है। तो हमने जो पॉइंट्स को पढ़ा जरा जल्दी से उनको, ठीक है, एक जगह टेबल बना के लिख लिया जाए, देखा जाए। न्यूक्लियोफाइल और बेस, इनके बीच में क्या अंतर है? न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है किसको? कार्बन को। इलेक्ट्रॉन डोनेशन आप कह सकते हैं, आप चाहें ये भी कह सकते हैं अटैक कहाँ करता है, तो इट अटैक्स एट कार्बन। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, ठीक है, और इस अटैक का नेचर इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। एक बार न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया कार्बन पे, अटैक कर दिया मतलब उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड कोऑर्डिनेट क्यों है? क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? न्यूक्लियोफाइल से आएंगे। तो एक बार न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक कर दिया, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, उसको मतलब नहीं है कि बनने वाला बॉन्ड कमजोर है या मजबूत है, ये बॉन्ड बचेगा कि फिर टूट जाएगा। उसको बस ये मतलब है कि मुझे बॉन्ड बनाना है। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम कहते हैं ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, ठीक है। हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मोर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय स्टेरिक फैक्टर्स एंड सॉल्वेंट। इसका कंपैरिजन अगर हम बेस के साथ करें तो बेस को अटैक कहाँ करना होता है? हाइड्रोजन पे या प्रोटॉन पे, ठीक है। ऐसा रिएक्शन रिवर्सिबल है। बॉन्ड लुईस बेस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, देखेगा कि अच्छा ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो ठीक है, अगर कमजोर है तो चलो तोड़ लेते हैं फिर से। ये पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल है, ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड यानी कि हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कुल मिला के फाइनली बॉन्ड बनेगा या नहीं। यहां हम किस बात की चर्चा कर रहे थे कि ये जो बॉन्ड बनने जा रहा है ये कितना तेज काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम काइनेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, हम जानना चाहते हैं कि ये फास्ट है या स्लो है। यहाँ हम जानना चाह रहे हैं कि जो बॉन्ड बना है वो स्ट्रांग है या नहीं है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ भी अफेक्ट होती है सॉल्वेंट से और स्टेरिक फैक्टर से, लेकिन कंपैरेटिवली लेस अफेक्टेड, ठीक है। तो कंपैरेटिवली इट इज लेस अफेक्टेड। फिर से इस बात को समझा जाए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है। न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम किसकी बात करते हैं? हाउ फास्ट लोन पेयर कैन बी डोनेटेड, ठीक है। और बनने वाला बॉन्ड कैसा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। ये बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि ये कितना तेज होगा, ठीक है। हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। इसके अगेंस्ट बेस का जो स्ट्रेंथ है इट डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म्ड। लुईस बेस और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में चिंता कर रहे हैं, यहाँ हम स्पीड के बारे में चिंता कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी में न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनने जा रहा है किससे? कार्बन के साथ। यहाँ लुईस बेस का बॉन्ड बनने जा रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ या प्रोटॉन के साथ। नेक्स्ट वी विल स्टडी रूल्स फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी। हमने बेसिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने का रूल पहले पढ़ लिया है जब हम जीओसी में पढ़ रहे थे, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, वहीं पे हमने सारे बेसिस का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का तरीका समझ लिया था।
हम क्या करते थे, तो वहां एक काम जो हम करते थे कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख लेते थे, और एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा कॉन्जुगेट एसिड का, उसका अपोजिट ऑर्डर होगा, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस का। अगर आप ये बात भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से इसको यहां पढ़ेंगे, ठीक है। देखा जाए, सो रूल 1 फॉर कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर, सबसे पहले जाना जाए कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का पेयर होता क्या है। तो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस ऐसे स्पीशीज हैं जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हैं बाय एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड से एक प्रोटॉन आप ले लीजिए, आपको कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। कॉन्जुगेट बेस को आप एक प्रोटॉन दे दीजिए और कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर अगर कॉन्जुगेट एसिड है तो मैं इससे H+ ले लूं, और मैंने इससे H+ ले लिया तो मुझे क्या मिल गया, OH-। OH- कॉन्जुगेट बेस है, अगर मैं इसको H+ दे दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, H2O। ये पॉइंट क्लियर हुआ। एक छोटा सा सवाल कर लिया जाए, मैं लिखता हूं यहां राइट कॉन्जुगेट बेस ऑफ बिलो, ठीक है। तो मैं कुछ कॉन्जुगेट एसिड्स आपको यहां लिख देता हूं, आप उसका कॉन्जुगेट बेस निकालिएगा। सो कॉन्जुगेट एसिड इज NH4+, NH3, H3O+, H2O, HF। तो ये कुछ कॉन्जुगेट एसिड मैंने लिखे हैं, आपको इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है। कैसे लिखा जाए, कॉन्जुगेट एसिड से H+ निकाल लिया जाए। तो इन कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्जुगेट बेस हम लोग कैसे बनाएंगे। कॉन्जुगेट बेस लिखने के लिए मुझे कॉन्जुगेट एसिड से H+ निकाल लेना होगा। NH4+ से अगर मैंने H+ हटा लिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, NH3। NH3 अगर कॉन्जुगेट एसिड है तो मुझे इसका कॉन्जुगेट बेस लिखने के लिए यहां से H+ हटाना होगा, और अब मुझे क्या मिलेगा, NH2-। H3O+ से मैंने अगर H+ हटा लिया देन आई विल गेट H2O। H2O से मैंने H+ हटा लिया देन आई विल गेट OH-, और HF से मैंने अगर H+ हटा लिया देन आई विल गेट F-। तो कॉन्जुगेट बेस ले आने के लिए मुझे क्या करना होता है, कॉन्जुगेट एसिड माइनस H+ इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड में से H+ हटा लिया जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। अब हम लोग रूल 1 पढ़ें। रूल 1 ये था कि फॉर कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर, कॉन्जुगेट बेस इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन कॉन्जुगेट एसिड। इसका कहने का क्या मतलब है, आप कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का पेयर अगर कहीं भी देखें और इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना हो तो आप सिंपली जानिए कि कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होने जा रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन, इसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखिए। आपको क्या देखना है कि कौन कॉन्जुगेट एसिड है, कौन कॉन्जुगेट बेस है, और हमेशा रूल क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन कॉन्जुगेट एसिड। आप देखिए अमोनिया क्या है, ये है कॉन्जुगेट एसिड। क्यों ये कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि इससे अगर आपने H+ हटा लिया तो आपको NH2- मिलेगा जो कि कॉन्जुगेट बेस है, और आपको क्या पता है, कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। क्या वजह है कि ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए।
जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ और उतना ही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी भी होगा। भाई दोनों में अंतर क्या है न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस में? एक को अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाइड्रोजन को देना है या प्रोटॉन को देना है और दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन को देना है। लेकिन करना क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा होगी उस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों ज्यादा होगी। निगेटिवली चार्ज स्पीशीज का न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों ही एक न्यूट्रल स्पीशीज से ज्यादा होगा। और यही वजह है कि कॉन्जुगेट बेस का कॉन्जुगेट एसिड के कंपैरिजन में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है। सिमिलरली दिस केस OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी H2O से ज्यादा होगा क्योंकि ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली RO माइनस ROH से ज्यादा और एसीटेट आयन का एसिटिक एसिड से ज्यादा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। ये अगर हम समझ लिए तो अब हम रूल 2 देखते हैं। रूल 2 इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रा एसिड्स। तो सबसे पहले हम जाने हाइड्रा एसिड होता क्या है। हाइड्रा एसिड, ठीक है, हम किसी भी कंपाउंड को तब कहेंगे व्हेन इट कंटेन्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 ही एलिमेंट हैं, 2 टाइप के एलिमेंट हैं, ठीक है। इन 2 टाइप के एलिमेंट में एक तो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो हाइड्रा एसिड का मतलब होगा कि यहां पे 2 टाइप के एलिमेंट हैं, लेट अस से एक है उसमें से A और एक है कौन, हाइड्रोजन। 2 टाइप के एलिमेंट हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हो सकता है लेट से AaHb और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 नहीं है तो हाइड्रा एसिड नहीं हो सकता। 2 टाइप के एलिमेंट की जगह अगर 3 टाइप के एलिमेंट हैं तो भी हाइड्रा एसिड नहीं हो सकता। एक छोटा सा सवाल देखिए, आइडेंटिफाई हाइड्रा एसिड। आपको बताना है कि इनमें से दिए हुए में से कौन हाइड्रा एसिड है। आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर आगे प्ले करिएगा। मीनवाइल मैं आगे डिस्कस करता हूं। यहां 3 तरह के एलिमेंट हैं, ये हाइड्रा एसिड नहीं है। यहां 2 तरह के एलिमेंट हैं, हो सकता है 2 तरह के एलिमेंट हैं, 2 तरह के एलिमेंट हैं। ध्यान दीजिए, 2 एलिमेंट नहीं, 2 तरह के एलिमेंट। यहां भी 2 तरह के एलिमेंट है। यहां तो कई तरह के एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये भी हाइड्रा एसिड नहीं है। एसिटिक एसिड, ये एसिड है, ठीक है, हाइड्रा एसिड नहीं है। यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये भी हाइड्रा एसिड नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखा जाए, अगली बात ये है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होना चाहिए। यहां पे लिथियम इज +1, हाइड्रोजन इज -1। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का है, इसीलिए ये भी हाइड्रा एसिड नहीं है। यहां देखा जाए, नाइट्रोजन -3 एंड हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन इज -1, हाइड्रोजन इज +1। तो ये तीनों लोग हाइड्रा एसिड है, ठीक है। हाइड्रा एसिड का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब हम लोग रूल 2 की बात की जाए। सो रूल 2 सेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, ठीक है। किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ
both decrease for conjugate base of hydra acids। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड आप जानते हैं, और अगर आप कॉन्जुगेट एसिड आप जानते हैं तो क्या आप उसका कॉन्जुगेट बेस भी बना लेंगे? तो हम यहाँ चर्चा किसके कर रहे हैं? कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रा एसिड्स की हम बात कर रहे हैं। तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रा एसिड के लिए अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं एक पीरियड में, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेस का स्ट्रेंथ दोनों ही डिक्रीज करेगा। लेट अस से हम सेकेंड पीरियड में हैं, तो सेकेंड पीरियड का अगर मैं हाइड्रा एसिड लिखना शुरू करूं, सबसे पहले कार्बन, हाइड्रा एसिड क्या हो जाएगा इसका? CH4। नेक्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, हाइड्रा एसिड NH3। नेक्स्ट है ऑक्सीजन और इसका हाइड्रा एसिड है H2O, और फ्लोरीन इसका हाइड्रा एसिड है HF। ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। और अगर ये कॉन्जुगेट एसिड है तो क्या मैं यहां से H+ हटा लूं तो मुझे कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। यानी आपको ये जो दिया हुआ है, क्या ये कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रा एसिड है ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट? और हमने क्या पढ़ा? अगर हम किसी भी, ठीक है, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, फॉर कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रा एसिड, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ दोनों ही डिक्रीज करेगा। तो ये रूल है, ठीक है। फिर से एक बार देखा जाए, अगर आपने एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इन कॉन्जुगेट एसिड्स का पीके वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना है। मीथेन की बात की जाए तो ये 50 से 60 के करीब होना चाहिए। अमोनिया, दिस शुड बी अप्रोक्सीमेटली 38, वाटर 15.7 एंड HF 3.2। अगर मैं इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करूं तो क्या ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है? अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? CH3 माइनस, क्योंकि CH4 एक कमजोर एसिड है इसीलिए इसका कॉन्जुगेट बेस CH3 माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर अगर हम कहें तो CH3 माइनस is stronger than NH2 minus, which is stronger than OH minus, which will be stronger than F minus। क्या ये बात होगी? और रूल भी यही कहता है, ठीक है। रूल क्या कहता है कि बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होती है। तो ये जो ऑर्डर है ये किसका है? दिस इज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ as well as nucleophilicity। ठीक है, रूल 3 से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये रिवाइज करते रहें। टेक केयर, थैंक यू।